Since majority of us are journalist fraternity, I don't think there is a need for any of us to get introduced to Mehta Tai. I heartily welcome Mehta Tai on behalf of the people of Shimoga, the whole journalist fraternity and Samannaya to this media interaction. President of the Press Association and Sri Vaidya, General Secretary of the Press Association for this interaction, and I request Samannaya Kashi to preside program. Well, we just had a small discussion, and I think as Mehta Tai suggested, it's better that we straight away get into the discussion mode rather than sheep talking. We all have been hearing Mehta Tai for the last 20-25 years, and we know what's the stand, and probably it's ideal for us to just get into the interaction straight away. So I would invite Madam. Trying to just open up this entire session with a couple of initial remarks, and then we can straight away head towards interaction between all of us. पर आप कई लोग नहीं होंगे, तो आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ ही सकते हैं। केवल 2-3 मुद्दे यहाँ शिमोगा में आने के बाद जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का कार्य प्रस्तुत किया गया है, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आंदोलनों के तमाम साथीगण जो अवार्ड लेने के लिए नहीं पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ काम में कार्यरत रहते हैं, जैसे आज वहाँ कोर्ट ग्रीन ट्राइब्यूनल में भेजे हुए कमिश्नर्स की टीम सैंड माइनिंग के माफियाओं को जो चैलेंज दे रहे हैं उसके लिए आई है। केस में चला रहे हैं पिछले 2 साल से, स्टेट लंबा है तो कार्य चालू। तो आज ये 30 साल जो आंदोलन के पूरे हुए हैं उसको तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन ये 30 साल में जो हुआ, विश्व बैंक ने अपना हाथ वापस खींचा ये कहते हुए कि ये बांध अगर असमर्थनीय मार्गों का अवलंब किया तो ही पूरा होगा। ये कहकर सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों की कोई दखल नहीं ली गई है और बहुत बड़े असर विनाशकारी होंगे, ये कहते हुए विश्व बैंक ने इस बांध को रोका था, उसका पैसा रोका। विश्व बैंक हट गई, उन्होंने इंटरनेशनल टीम के द्वारा पुनर्विचार करवाया इस बांध का, लेकिन इस देश की सरकारें उसके लिए हिम्मत नहीं दिखा रही है और जो झूठापन, जो भ्रष्टाचार और फैसलों का, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजमेंट्स का पूरा उल्लंघन, वायलेशन जो वो कर रहे हैं, वो आपको बताऊं मैं अद्भुत है। आज लाखों लोग, करीबन 45,000 से 50,000 के बीच में परिवार आज उस डूब क्षेत्र में हैं, गांव है, नगर है एक, और जिंदगी चल रही है और पानी भरने वाला काम मोदी सरकार ने करीबन पूरा कर देकर गेट्स बिठाए हैं। केवल गेट्स बंद करने की मंजूरी उनको नहीं मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बांध की ऊंचाई पर सुनवाई करना मंजूर किया, तो वो मुद्दा छोड़कर सब बातें हो रही है कोर्ट में। तो अभी 22 फरवरी डेट है, और आपको बताऊं कि इस प्रकार के विकास की योजनाओं को क्यों सवाल कर रहे हैं लोग।
छोटी बड़ी सभी योजनाओं को। इसका कारण क्या है? जैसे यतीनावली प्रोजेक्ट एक अभी आ रहा है तो लोग उस पर सवाल कर रहे हैं, पर वो भी गम्मत जम्मत नहीं है। पर सोलार पार्क पर लोग सवाल उठा रहे हैं, वो क्यों? या तुंगा और भद्रा जैसे नदियों पर बनने बांधों पर सवाल उठा रहे हैं, तो वो क्यों? विकास विरोधी नहीं है, वो आम लोग जो सवाल उठा रहे हैं। एक्टिविस्ट का छोड़ भी दो, किसान, मजदूर, मछुआरे ये जो सवाल उठा रहे हैं, जैसे नागार्जुन सागर पर या मैंगलोर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाए मछुआरों ने, दीनागारों और कई सारे पेशावर के स्वामी जी से लेकर उनके समर्थकों ने, वो क्यों? या गड़द में पॉस्को कंपनी आ रही थी, मैं उस समय भी आई थी, वो क्यों? क्योंकि इन तमाम परियोजनाओं के नियोजन में, ये प्लानिंग प्रोसेस में जो अनडेमोक्रेटिक तरीका है वो अपनाया जाता है। कभी गांव या शहर के हिस्से जो प्रभावित होते हैं, जिनके जीने के आधार पर असर आता है, जीविका पर असर आता है, उनको पूछा नहीं जाता, उनको बताया नहीं जाता और केवल दावे किए जाते हैं कि उन सब का हम भला करेंगे, लेकिन उनके घरों में अंधेरा रहता है। आज सरदार सरोवर 214 किलोमीटर पानी भरेगा तो 244 गांव, उसमें बड़े बड़े 1000-2000 परिवारों के पक्के मकान, एक मंजिली मकान के नाम, दुकान, शाला, दवाखाना, पंचायत भवन, केले पपीते के बगीचे सब चल रहा है, मतदान भी हो रहा है, और उनकी दखल न लेते हुए, पुनर्वास पूरा न करते हुए जो आगे बढ़ा रहे हैं वो गैर कानूनी भी है, असंवैधानिक भी है। पुनर्वास की अच्छी नीति नर्मदा में है, लेकिन उसको अमल में लाने के बीच में क्या आया है? भ्रष्टाचार। 2000 से ज्यादा फेक रजिस्ट्रीज की गई, दलाल और अधिकारियों का गिरोह बन गया और उन्होंने, लोगों ने जमीन खरीदी ऐसा दिखाया। तो हाईकोर्ट में केस मैंने ही लड़ी आंदोलन की और आयोग नियुक्त किया, जिसका अभी 31 दिसंबर को बहुत बड़ा रिपोर्ट आने वाला है। और क्या आएगा उसमें पता नहीं, पर 2 महीने से उस आयोग की बिजली तोड़ दी, उनका पैसा रोक दिया, तनख्वाह नहीं दिया। मध्य प्रदेश शासन इस प्रकार से पेश आती है भ्रष्टाचार के ऊपर। तो ये हर बांध और हर योजना में होता है, और जो लाभ है वो आज पानी या बिजली हो, अधिकारी कॉर्पोरेट्स और शहर में भी गरीब बस्तियों में नहीं, वो वैसी ही रहती है। जो अधिकांश थोड़ा सा कुछ ब्रेड के क्रम्स फेंकेंगे वैसा मिलता है लाभ, बाकी शहर की चमक दमक बढ़ाने में ज्यादा काम आता है। ये जो लाभ हानि का हिसाब है, जो मूल योजना से पूरा बदल जाता है, और जो प्रकृति का विनाश है उसकी भी भरपाई नहीं की जाती है, जबकि इतने सारे एनवायरमेंटल लॉज हैं। आज मोदी सरकार वो पूरे लॉज को बदल रही है, 51 अमेंडमेंट्स ला रही है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसका अमल शिमोगा जैसे जिले में नहीं हो रहा है और उसके बिना ही हटाने की बात चल रही है। बड़ों का अतिक्रमण वो नहीं हटा रहे, गरीब जिनको कहा जाता है, जो मेहनत से धनिक है, जो परंपरा से धनिक है, उनको हटाने की चलती है। तो अब वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी, उसमें भी कट ऑफ डेट डालना, उसमें भी ग्राम सभा का अधिकार खत्म करना, और उसमें भी प्लांटेशन और तमाम मुद्दों में प्राइवेटाइजेशन लाना, ये प्रस्ताव है। हम 15 तारीख को वन अधिकार दिवस था, दिल्ली में हमारी रैली और धरना था। हम आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम जी मिल के आए, उनका आश्वासन लिया कि हम कानून नहीं बदलेंगे, लेकिन तैयारी चल रही है। और भू अधिग्रहण कानून नर्मदा में हो या अन्य योजनाओं में हो, जो अंग्रेज सरकार का 1894 का कानून था, नर्मदा आंदोलन ने उसको सैकड़ों बार चलाया, एक सिंबॉलिक एक्शन के रूप में, कि वो तो प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन, स्टेट इज ओमनीपोटेंट, ये मानकर जो कानून था वो साम्राज्यवादी सरकार का कानून था। वो इस देश में कैसे चल सकता है? नहीं तो पंचायत राज, इसको अर्थ ही क्या रहा? अगर आप पूछेंगे भी नहीं, न जिला पंचायत को, न ग्राम पंचायत को, न ग्राम सभा को, कि आपके जमीन पर ये होने वाला है, आपकी क्या राय है, आप सहमति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो फिर मतलब क्या पंचायत राज का? तो आखिर में वो 2013 का कानून आया, जिसमें एक एक क्लॉज और एक एक शब्द के
रविवार को भी मंत्रालय खोलकर बैठे थे संगठनों के साथ, लेकिन वो कानून भी मोदी सरकार ने बदलने की साजिश चलाई थी और 300 संगठनों का हमने भूमि अधिकार आंदोलन तैयार किया और उस मंच से 24 फरवरी, पिछले 24 फरवरी से जो आंदोलन देश भर चले, उसके कारण ऑर्डिनेंसेस वापस लेने पड़े। फिर विरोधी दलों ने भी उस मौके को उठाया, तो आज नई साजिश चल रही है। अब केंद्र नहीं बनाएगी कानून, अब स्टेट्स बनाएंगे कानून, ये चले, क्योंकि लैंड इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों का लैंड भूमि संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन लैंड एक्विजिशन इज इन द यूनियन लिस्ट। तो 1894 का कानून तो यूनियन ऑफ इंडिया का कानून था, लेकिन अभी नई सरकार केंद्र को बदनाम नहीं करना है, होने देना है, इसलिए कह रहे हैं कि हर स्टेट अपना अपना कानून बनाएगी। क्या कानून बन रहे हैं? मैं कर्नाटक का पूरा जानती नहीं, अभी की लेटेस्ट स्थिति में लेके नहीं आई, तो मैं आपको भेज दूंगी। सभी कानून के राज्यों के कानूनों का हम अभ्यास कर रहे हैं आज तक का अप टू डेट। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का मैं बताऊं कि एग्रीकल्चर लैंड टू बी डाइवर्टेड टू नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस and especially for industries will not require any kind of clearance, ये वो डाल रहे हैं, इस दिशा में बदल रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि खेती देश में बचेगी नहीं, और रियल एस्टेट जैसे उद्देश्यों को लेकर भी विकास के नाम पर जो खेत जमीन दी जाएगी उसका अधिकाधिक उपयोग होगा। जो आज सोलर पार्क में जो 12,000 एकड़ जमीन लेने की बात है, उसको लेकर वहां के लोग भी कर रहे हैं। तो इसका जवाब क्या है? सरकार कह रही है कि हम ज्यादा मुआवजा दे देंगे, पर वो जवाब नहीं है। ज्यादा मुआवजा देना है तो अंबानी और अडानी पूरा शिमोगा जिला खरीद सकते हैं, वो दुनिया मुट्ठी में करने चाहने वाले लोग हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के माइंस यहाँ के बैंक से 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर खरीदने वाले लोग हैं, तो वो क्या नहीं ले सकते। जब ऐसा शुरू होगा तब लोगों को ध्यान में आएगा कि गांव-गांव विकास की अवधारणा पर और योजना पर और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पर क्यों सवाल उठाते हैं। अगर पैसे से सब चीज खरीदी जा सकती है तो घर भी खरीदे जाए। तो आज ये समय आया है कि पूरी जनतांत्रिक प्रक्रिया विकास नियोजन में चलनी चाहिए, तभी जाकर गांव कम्युनिटी हो, आदिवासी कम्युनिटी हो, दलित बस्ती हो, शहर की स्लम हो, वो मंजूर करेगी कि हाँ ये योजना भी मंजूर है। और योजनाएं क्यों नकारेंगे लोग? अगर उनको भी लाभों में हिस्सा मिलता है, उनको जबरदस्ती बेघर-बार बेरोजगार होकर बाजू में नहीं धकेला जाता है, तो लोग क्यों नकारेंगे? They will invest their land, they will invest their communities, property, their private property, why not? Just as someone invests money, कोई इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये सोचकर करते हैं कि नहीं कि what will be the financial rate of return, what will be the economic rate of return, ना। और फिर अगर उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया तो उनको कहना कि आप विकास के विरोधी है। इस बात की पूरी पोल खोल नर्मदा बचाओ आंदोलन ने और देश बचाओ देश बनाओ का एक नारा और संकल्प लेकर जो जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय चलता है, जो संघर्ष और निर्माण दोनों कार्य करता है, उन्होंने ये चाहा है। तो आपको ये यहाँ पे कर्नाटक के कितने प्रोजेक्ट्स की मैं बात बताऊँ, SEZ जैसा है मंगलोर SEZ, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। विवाद क्यों खड़ा हुआ? There was no democratic process and SEZ से रोजगार निर्माण होगा, इसलिए you have to sacrifice, you have to compromise, you have to get out। ये जो कहा जाता है प्रकृति पर जीने वाले, मेहनत वाले सब, उसकी भी पोल खोल हुई है। अब CAG का जो रिपोर्ट आया है SEZ पर, वो आपने देखा होगा, ये ओपन योर वेबसाइट्स ऑफ कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट्स। तो उन्होंने कहा है कि 40% भी SEZ के जो दावे होते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, वो पूरे नहीं होते। तो एक चमक धमक का केवल विकास कहा, मतलब अंधश्रद्धा से हाथ जोड़ो, उसको नमन करो, झुको, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो स्मार्ट सिटी योजना हो, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट की पूरी
श्रम जी में ज्यादा सवाल था। They may be illiterate, but they are not illiterate about the climate change which affects them the most. They are not illiterate about the real sources of livelihood which do not come from the big corporates and big industries, but it comes from the small labor intensive technology, whether in agriculture or in industries. They are well aware of the लोकतंत्र के प्रतीक है और इसीलिए हम उनके आंदोलनों के समर्थक हैं। ये आंदोलन हमारे नहीं है 2-4 कार्यकर्ताओं के जिनको पुरस्कार मिलता है तो लोगों को लगता है कि यही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम व्यक्तिगत नहीं आंदोलन को ही पुरस्कार स्वीकारते हैं और इसीलिए आज 30 वर्ष आंदोलन के अगस्त में पूरे हुए, तब आंदोलन के कार्य को पुरस्कृत करने वाले जैसे आम लोग हैं जो हमें जगह जगह मिलते हैं, वैसे सामाजिक संस्थाएं और संगठन होंगे तो हम लोग उनके प्रति आभारी होंगे। अभी मैं इतनी बात करती हूँ, आपके सवाल दूसरे इस भी मुद्दे पर हो ताजे पुराने उसका मैं जवाब देने के लिए देती हूँ। मैं दूसरा कि कर्नाटक में मैं कलबुर्गी जी की हत्या के बाद पहली बार आई, उसका धिक्कार करती हूँ दिल से और दिमाग से, क्योंकि वो शख्स जैसे युवा अनंतमूर्ति हमारे बहुत नज़दीक के दोस्त थे, कई सारे प्रोग्राम्स में आते थे और बहुत ही सुंदर लिखते थे, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कृत ही नहीं, तमाम कलाकार साहित्यिकों ने आज जो एक बुद्धिजीवी चळवळी जिसको कहेंगे, एक बुद्धिजीवी आंदोलन शुरू किया है, वो केवल असहिष्णुता के विरोध में नहीं है। It is not just against the intolerance, but because they are raising their tolerant voices against violence. हिंसा के विरोध में आपके मन में हो भी थोड़ी असहिष्णुता, थोड़ा जातिवाद, थोड़ा धर्मवाद, लेकिन आप हमला नहीं करते। और वो हमले जो कि हत्या तक पहुंचे हैं, वो कौन कर रहे हैं, कौन से धर्ममूल तत्ववादी, इसकी पोल खोल हो रही है। दाभोलकर जी से लेकर पानसरे से लेकर कलबुर्गी तक एक ही संस्था का नाम सामने आता है, वो है सनातन प्रभात संस्था, जिनका हेडक्वार्टर्स गोवा में होगा, लेकिन उनकी वेबसाइट्स, उनके लेखन आप देखिए कि बाकी सभी धर्मों के कत्ल हो जाए, ये चल सकता है ऐसा लेखन? एक कोई फेसबुक पर किसी ने कुछ लिखा तो उसको बुक करते हैं, वो छोटी सी लड़कियां जो फेसलेस कम्युनिकेशन की आदी होती है तो फेसबुक पर लिखती रहती है, सब कुछ प्राइवेटाइज पब्लिक हो रहा है आजकल, हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन उनको तत्काल कार्यवाही होती है। और ये इतनी बड़ी संस्था देश में ऐसा लिख रही है, संविधान होते हुए आज तक संविधान तो नहीं बदला है, कानून बहुत बदलने की कोशिश है, कल क्या होगा पता नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि इन तमाम हत्याओं के पीछे कौन है इसकी जांच हो, और केवल वो एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, एक व्यक्तित्व की भी हत्या केवल नहीं है, वो एक विचार की हत्या है, जो अहिंसा को मानने वाले, जो सर्व मानवीयता को विकास में मानने वाले और मनुष्य के रिश्ते मनुष्य के साथ जोड़ने वाले विचार। तो इसलिए कर्नाटक में दूसरा मैं आपके को याद दिलाना चाहती थी, आज मैं पुरस्कार ले रही हूँ तो मेरा दिल दुख रहा है, इसलिए कि आज नर्मदा आंदोलन पर ऐसी स्थिति है कि हम जान दे दें, अभी तक नहीं दी है, अनेक बार सत्याग्रह किया है, उपवास किया है, आगे चलकर कुछ दिनों में क्या करना पड़ेगा ये मेरे साथी और सब मिलकर सोच रहे हैं, क्योंकि गेट्स लग गए, बांध का कार्य पूरा किया पर गेट्स बंद करने का मंजूरी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह के वकील जज बैठ के बड़े बसते थे, ये भी आप लिखे या न लिखे, आप कोर्ट से डरते होंगे तो न लिखे, आप नहीं डरते होंगे तो लिखे, लेकिन हम डरते नहीं हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कानूनी प्रक्रिया को भी हम मानते हैं, हम जुडिशियरी का सम्मान करते हैं, बट जस्ट एज दलित ऑर्गेनाइजेशन के बाद वो हमारा सम्मान करेंगे जनता का, तो हम उनका सम्मान करेंगे। इफ दे कमिट कंटेम्प्ट ऑफ पीपल, देयर पीपल विल कमिट कंटेम्प्ट ऑफ द जुडिशियरी। जैसे भ्रष्टाचारी जजों के बारे में वही रहा है आजकल, अब लोग डरते नहीं है मुद्दा उठाने के लिए,